आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे के विषय में और उनके द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रमुख संप्रत्ययों को। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास को। दोस्तों, अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका कार्य क्षेत्र जीव विज्ञान भी था और इन्होंने अपने स्वयं के 3 संतानों पर रिसर्च किया था। उसके बाद जिनेवा में जो इन्होंने बाल विकास विद्यालय खोला था, वहां पर आने वाले बहुत सारे बच्चों का अध्ययन करने के बाद इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, बालकों के विकसित हो रहे अवस्थाओं को जानने और समझने के लिए यह सिद्धांत हमारा बहुत ही आवश्यक है और जब तक हम लोग संज्ञानात्मक विकास को नहीं समझ पाएंगे तब तक बालकों के विकास को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि अगर इसके महत्व को देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बिना प्याज के पकौड़ी मजा नहीं देती है, ठीक उसी प्रकार से बिना प्याजे के कोई भी शैक्षिक परीक्षा मजा नहीं देती है। यानी कि जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को धीरे धीरे और आखिरी तक समझ लेते हैं कि आखिर इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़ेंगे भी, क्योंकि हमारे मेन विषय वस्तु के अंतर्गत ये आते हैं। तो जितनी बार आप एग्जाम देंगे उतनी बार पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ आपको बहुत ही सहज भाषा में समझाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। आपका सीखना समझना सरल और सुगम हो जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट का विश्लेषण हम अपने इस अचल टीचिंग पर करते हैं। आइए, अगर हम इनके सिद्धांत के चरणों की बात करें तो 4 चरण होते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि इसके कितने चरण हैं। 4 चरण होते हैं। अवस्थाएं भी इनकी 4 होती हैं। चारों अवस्थाओं के नाम अलग अलग हैं। अभी हम इनको क्रमशः जानते और समझते चलेंगे। फिर कई बार तो ऐसे पूछ लिया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको बहुत आसानी से बता देना चाहिए, जीन पियाजे द्वारा किया गया है। अब आइए हम इनके सभी अवस्थाओं को 1 बाय 1 करके पढ़ते और समझते चलते हैं। दोस्तों, पहली अवस्था जो है इसका नाम है संवेदी अवस्था। बहुत ही सरल तरीके से याद रखिए, संवेदी अवस्था, या आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो सेंसरी मोटर स्टेज, और हिंदी में अगर कहना चाहो तो संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या प्रेरक अवस्था, या आप कह सकते हो ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था। अब देखो दोस्तों, जो पहली अवस्था है यानी कि संवेदी गामक अवस्था, इसकी अगर हम आयु की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर इसकी जो प्रमुख विशेषताओं हैं इस पे नजर डालेंगे हमने इसमें लिख दिया है कि ज्ञानेंद्रियों से सीखना, फिर अनुकरण करना, वस्तु स्थायित्व, भाषा विकास आदि। दोस्तों, अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो जन्म के समय बालक का संबंध संसार से स्थापित नहीं होता है, वह पूरी तरह से संसार से कटा होता है। लेकिन जन्म के समय उसमें कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि सहज क्रियाएं पाई जाती हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता है बालक। जो बालक की सहज क्रियाएं होती हैं, अर्थात अगर हम बालक के ऊपर थोड़ा सा लाइट या शोर या ध्वनि का प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो बालक कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है। जैसे हम उस पर लाइट लगाते तो आंखें मीच लेता है, या शोर करते हैं तो चौंक जाता है। तो इन्हीं सहज क्रियाओं के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को, अपने परिचित लोगों को जानने, पहचानने और समझने की कोशिश करता है। अब अपनी सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि देख कर सीखता है। जो हम करते हैं उसके सामने, जो बोलते हैं उसी का अनुकरण करता है। फिर आगे है वस्तु स्थायित्व। दोस्तों, ये शब्द आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है, तो प्रथम अवस्था यानी कि संवेदी गामक अवस्था ही आपको बताना है। देखिए, जीन पियाजे महोदय ने बताया कि जो बालकों की
सहज क्रियाएं होती हैं उसी को हम नैसर्गिक स्कीमा कहते हैं। और धीरे 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 यही नैसर्गिक स्कीमा अर्जित स्कीमा में बदल जाता है। और जब नैसर्गिक स्कीमा अर्जित स्कीमा में चेंज होता है तो बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बालक किसी भी वस्तु के प्रति चैतन्य हो जाता है, या आप कह सकते हो कि उसमें चेतना जागृत हो जाती है, या आप कह सकते हो वो जो ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस का भाव होता है वो डेवलप हो जाता है। तो जब बालक किसी भी वस्तु के प्रति चिंतन करे और उस वस्तु के प्रति अनुक्रिया करे, वही होता है वस्तु स्थायित्व। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल हम लोग भी कर सकते हैं। बाकी जीन पियाजे महोदय ने बताया भी है कि अगर 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, उसके खिलौने को हम छुपा लें तो भी वह उस वस्तु के विषय में सोचता है, यानी कि छीन लेंगे तो क्या करेगा, रोएगा, छुपा देंगे तो खोजेगा, यानी कि वह चिंतन और अनुक्रिया करना सीख जाता है। इसी को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। बहुत ही सरल है। देखो फिर आगे है भाषा विकास, यानी कि बालकों में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। जीन पियाजे ने बताया है कि जब बालक 16 से 24 माह के बीच होता है तभी उसमें भाषा का विकास हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी जो एज लिमिट है वो है 2 से 7 वर्ष। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस अवस्था में किस एज लिमिट के बालक आते हैं। तो अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसमें 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उनको भी हमने लिखा है। फिर इसमें पहले हमने लिखा एक्टिव, यानी कि अगर हम बालक की बात करें तो वह प्रारंभिक सक्रिय अवस्था में होता है। प्रारंभिक सक्रिय अवस्था में, क्योंकि अब वह 2 वर्ष का हुआ है, वह परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और उसके मन में छोटे छोटे विचार आने लगते हैं। वह जानते हो विचार करना सीख जाता है और अपने आप को महत्व देने लगता है। उसके जो तर्क होते हैं वो बहुत तर्क करता है, लेकिन तर्क उसके सार्थक नहीं होते, यानी कि क्रमबद्ध नहीं होते हैं। वह उल्टे पुल्टे तर्क करता है। फिर जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, क्योंकि बालक कहाँ है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है, उसमें प्रबल जिज्ञासा होती है। वो संसार की वस्तुओं को, संसार की घटनाओं को, संसार के लोगों को जानने समझने की कोशिश करता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, यानी कि बहुत तीव्र प्रबलता होती है जिज्ञासा की। फिर है प्रतीकों की समझ। अगर हम प्रतीकों की समझ की बात करें तो बालकों में किसी भी वस्तु, शब्द, प्रतीक, चिन्ह, निशान, प्रतिमा इत्यादि का ज्ञान विकसित होने लगता है, समझ उसमें आ जाती है। जैसे अगर हम बालकों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं और वह हमें खोजता है, हम बीच में बोल दिए या कोई दूसरा बोल दिया तो हमारी आवाजों से ही गेस कर लेता है कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है, यानी कि अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहा है तो पहचान लेगा कि कौन बोल रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रतिमा विकास, या आप प्रतीकों की समझ कह सकते हो। ठीक इसी प्रकार से बच्चे छोटे छोटे सवालों को हल करना सीख जाते हैं, यानी कि अगर हम उनसे कहें कि 3 × 3 यानी कि 3 × 3 कितना है तो बता देंगे 9 होता है। लेकिन अगर यही हम उलट कर पूछ लें कि 9 / 3 यानी कि 9 को अगर हम 3 से भाग दें तो कितना आएगा, तो 3 नहीं बता पाते हैं। यानी कि पलटावी गुण की जो क्षमता होती है वो नहीं विकसित होती है, पलट कर जवाब नहीं दे सकते हैं, परंतु छोटे छोटे मतलब प्रश्नों को हल कर लेते हैं। फिर अगर हम बच्चों से कहें कि 15 अगस्त विद्यालय में मनाया जाता है ना, तो कहेंगे हाँ मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये नहीं बता पाएंगे, यानी कि वो कार्य कारण संबंध को भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। कहाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और न ही पलटावी गुण में विकसित होता है। बालक खुद को इगोसेंट्रिक मानता है, यानी कि वो आत्म केंद्रित रहता है, खुद को महत्व देता है, अपने आप को विद्वान समझता है, और यहाँ पर करता क्या है, वो अनुसरण करता है, किसी को आदर्श मान लेता है, अनुकरण नहीं करता है। अनुकरण करता है संवेदीगामक अवस्था में, लेकिन अनुसरण करने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब जो बालक इगोसेंट्रिक की भावना होती है तो इसी वजह से होती है कि
वो लगता है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो अच्छे हैं, जो हमारे विचार हैं वो अच्छे हैं, इसीलिए अपने आप को महत्व देता है और सूरज चांद बादल इत्यादि को समझता है कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। और बालक की इस अवस्था में जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनको निर्जीव या निर्जीव को सजीव मान लेता है। जैसे हवा का चलना और बादलों का चलना, वो समझता है कि ये सजीव है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी छोटा है, वो इगोसेंट्रिक है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें तो ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब देखो, जो यहाँ पलटावी गुण विकसित नहीं था, पलटावी गुण यहाँ विकसित हो गया। इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे कि कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पलटावी गुण किस अवस्था में विकसित होता है, तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक पलट कर जवाब देने में दक्ष हो जाता है, सक्षम हो जाता है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है और बालक कंजर्वेशन, न्यूमरेशन, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप इत्यादि गुणों में भी सक्षम हो जाता है। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो संरक्षण का नियम होता है, अगर इस अवस्था का बालक है, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक का बालक है, तो उससे जो भी जीन पियाजे महोदय ने रिसर्च किया था, रिसर्च के दौरान प्रयोग किया था, यानी कि 2 बीकरों में उन्होंने पानी भर के समान मात्रा में पूछा था, तो जो कम उम्र वाले बच्चे थे वो नहीं बता पाए थे और जो इस उम्र के बच्चे थे उन्होंने बता दिया था। तो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का नियम भी बालक समझने लगते हैं। फिर न्यूमरेशन, अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याओं की समझ बालकों में हो जाती है। 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याओं के विषय में बात करता है और वह पुस्तकों के पेज को गिन सकता है, अपने वस्तुओं को गिन सकता है, अपने कपड़ों को गिन सकता है ना, यानी कि संख्यात्मक गुण का विकास हो जाता है। फिर है सीरिएशन यानी कि क्रमबद्धता। यदि इस अवस्था के बालकों को हम किसी भी असमान आकृति वाले वस्तुओं को क्रम से लगाने के लिए दें तो आसानी से लगा लेते हैं, यानी कि छोटे बड़े फिर उनसे बड़े, इस प्रकार से वो सीक्वेंस में लगाने में सक्षम हो जाते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन, अगर हम बालकों को कुछ वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए दे, जैसे उनके छोटे छोटे खिलौनों को, खाने वाली खट्टी मीठी टॉफियों को, चॉकलेट्स को या पेंसिल रबड़ इत्यादि सभी चीजों को मिक्स कर दें, उसके बाद बताएं कि भैया खिलौनों को अलग करो, पढ़ने लिखने वाली चीजों को अलग करो, खाने वाली चॉकलेट टॉफी को अलग करो, तो उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। फिर है रिलेशनशिप यानी कि संबद्धता, किसी भी वस्तु के प्रति संबद्धता को भी आसानी से वो पहचान लेते हैं। अगर हम एक तेज लाइट और एक उसे धीमी लाइट का प्रयोग करें बच्चे के सामने, तो बच्चा बता देगा कि ये वाली लाइट तेज है, ये वाली धीमी है, और इसी प्रकार से वो छोटी बड़ी वस्तुओं को भी कैटेगराइज कर सकता है। वह छोटी लाइन और बड़ी लाइन को खींच के बता सकता है कि छोटी कौन है, बड़ी कौन है। तो ये जो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करने लगता है, तार्किक ढंग से बातें करता है और क्रमबद्ध तरीके से चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता है। बालक में पलटावी गुण विकसित हो जाता है, संरक्षण का नियम, संख्याओं का ज्ञान, क्रमबद्धता, किसी भी चीज को वर्गीकृत करने की क्षमता और रिलेशनशिप यानी कि वस्तुओं के संबंधों को भी वो जान लेता है। और इस अवस्था में बालक पूरी तरह से विचार करने लगता है, विचार के आधार पर ही व्यवहार करता है, इसलिए इसको हम वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं हम इनकी चौथी अवस्था के विषय में। चौथी अवस्था जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यदि इनकी एज लिमिट की बात करें तो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। अब इसके जो प्रमुख गुण हैं, विशेषताएं, वो है परिपक्व व्यवहार, यानी कि बालक इस अवस्था में पूरा बड़े लोगों की तरह व्यवहार करने लगता है, परिपक्व व्यवहार करता है, यानी कि वो बड़े जैसे लोगों की भांति काम करना सीखने लगता है या करना प्रारंभ कर देता है। फिर है इसमें अमूर्त चिंतन, बालक किसी भी समस्या का समाधान पूरी तरह से सोच विचार कर करने की कोशिश करता है। अगर उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो क्या करेगा, चिंतन के माध्यम से समस्याओं का हल करने का
प्रयास करता है। फिर है तार्किक चिंतन, वह अभी तक क्या करता था, क्रमबद्ध नहीं सोच पाता था, मूर्त वस्तुओं के विषय में सोचता था, लेकिन यहाँ अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन करता है। फिर समस्या समाधान की अगर हम बात करें तो समस्या समाधान को पूरी तरह से वो चिंतन के माध्यम से हल करने की कोशिश करता है। और इस अवस्था में बालक जो होता है वो परिकल्पना करता है कि हाइपोथेसिस, यदि उसके सम्मुख कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, कोई समस्या है, तो उन सभी को अचीव करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए वो सिस्टमैटिक वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, यानी कि अपनी समस्या को हल करने के लिए कई तरीकों से सोचता है, परिकल्पना करता है। फिर है इनकंसिस्टेंसीज, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर विसंगतियां हैं तो वह उन विसंगतियों को भी पहचान लेता है और उन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करता है। कोई भी उसके कार्य व्यवहार में अगर समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, तो उनको भी फाइंड आउट कर लेता है। फिर बालक वास्तविक और अवास्तविक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक पूरा परिपक्व व्यवहार करता है, अमूर्त चिंतन करता है, तार्किक चिंतन करता है, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे सोचते हुए विसंगतियों को दूर करता है, वास्तविक और अवास्तविक वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। तो दोस्तों, जीन पियाजे महोदय का जो यह सिद्धांत है, जिसको हम 4 अवस्थाओं में बांटकर पढ़ते हैं, इन चारों अवस्थाओं के नाम आपको याद रखना है, इनकी एज लिमिट याद रखनी है और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं एक अलग अलग अवस्थाओं में, उनको ध्यान में रखना है। जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि वस्तु स्थायित्व आपको याद रखना है कि इनके प्रथम स्टेज में आती है। फिर यहाँ क्या है, इगोसेंट्रिक बालक हो जाता है, अनुसरण करके सीखता है। यहाँ क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। इसलिए हम इनके इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कह सकते हैं। और जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम अनुसरण की अवस्था भी कह सकते हैं। अब अगर हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें पलटावी गुण विकसित हो जाता है, यानी कि बच्चा पलट के जवाब देना सीख जाता है। आप घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछो वो प्रश्न के उत्तर दे देगा और इसमें कई गुण विकसित हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। और यह करता क्या है, वैचारिक चिंतन करता है, वैचारिक व्यवहार करता है। तो इस अवस्था को आप वैचारिक अवस्था भी कह सकते हो, वैचारिक अवस्था। फिर चौथी जो अवस्था है यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी एज लिमिट जो है वो 11 से 15 वर्ष तक की है। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही हेल्प देने वाली वीडियो है।